हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका 4th लेसन, भारत के विदेश संबंध यानी इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के विदेश संबंध, यानी भारत के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध हैं और ये विदेश नीति जो है ये कैसे निर्धारित होती है, कोई देश दूसरे देश के साथ कैसे अपने संबंध बनाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि भारत कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था और भारत बड़ी ही विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। अब जैसी परिस्थितियां भारत के सामने रही होंगी, उन्हीं परिस्थितियों में भारत ने अपनी विदेश नीति भी क्या की होगी, स्टार्ट की होगी, अपनी विदेश नीति भी निर्धारित की होगी। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद विश्व के नक्शे पर कुछ नए देशों का उदय हुआ। भारत के साथ साथ बहुत सारे देश ऐसे थे जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, उनके उपनिवेश रहे। तो उसके बाद भारत के साथ ही दुनिया के नक्शे पर बहुत सारे नए देशों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, नए देश हुए थे। तो नए देशों के सामने लोकतंत्र को बनाए रखने तथा अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो यही थी कि वो अपने देश में लोकतंत्र को कैसे कायम रखेंगे। दूसरी चुनौती थी कि जिन लोगों के लिए इतना संघर्ष किया, जिन लोगों के लिए आज़ादी दिलाई, उनकी भलाई के लिए वो कैसे कार्य करेंगे। इतनी सारी चुनौतियां हमारे देश के सामने थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उनमें इन सब की झलक दिखती है। तो भारत की आज़ादी के बाद भारत ने और जो अपने देश की विदेश नीति निर्धारित की उनमें इन सब का क्या दिया गया, ध्यान रखा गया। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। अंग्रेजी जो सरकार थी भारत को आज़ाद तो कर गई, लेकिन बहुत सारे विवाद भी छोड़ गई थी। जैसे सबसे बड़ा विवाद तो था बंटवारे का दबाव। आपको पता है भारत और पाकिस्तान यानी हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। लेकिन बाद में भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया था, भारत और पाकिस्तान। और बंटवारे का दर्द तो था ही, इसके अलावा अपने देश से गरीबी मिटाने का दर्द भी भारत के सामने था। तो एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का जो जन्म हुआ विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति कायम करने, अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। यानी भारत ने अपनी विदेश नीति में क्या किया था, हर देश की संप्रभुता का सम्मान करना। संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, यानी अपने देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो निर्णय लेने की आज़ादी होती है उसको कहते हैं संप्रभुता। और भारत चाहता था कि दुनिया में सब देशों में क्या रहे, शांति कायम रहे। और इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य भी भारत ने रखा था। अब हम बात करते हैं कि विदेश नीति है क्या, फॉरेन पॉलिसी है क्या। तो कोई देश अन्य देशों के साथ संबंधों को संचालित करने के लिए जो नीति बनाता है उसे ही क्या कहा जाता है, विदेश नीति। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी देश अन्य देशों के साथ संबंधों को बनाने के लिए या संबंधों को चलाने के लिए अपनी एक नीति बनाता है, उसी नीति को क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति कोई देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को संचालित करने के लिए
करता है। यानी विदेश नीति क्यों बनाई जाती है? कोई भी देश दूसरे देश के साथ कैसे संबंध रखता है, ये क्या है, यही क्या है, विदेश नीति है। अब विदेश नीति बनाने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे पहला है देश द्वारा अपनाई गई राजनीतिक विचारधारा। अब हर देश की क्या होती है? अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसी विचारधारा के अनुसार उस देश की नीति भी होती है। जो देश जैसा होगा, जैसे उस देश के विचार होंगे, वैसी ही उसकी क्या होगी? विदेश नीति भी होगी। अगला है राष्ट्र के आर्थिक हित और उद्देश्य। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी देश जब अन्य देश के साथ संबंध बनाता है तो सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रीय हितों को उसमें देखता है कि अन्य देश के साथ संबंध बनाने में उस देश के हित तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, विदेश नीति का कोई ना कोई उद्देश्य भी जरूर होता है। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक राज्य की विदेश नीति एक निरंकुश शासन व्यवस्था वाले राज्य की विदेश नीति से भिन्न होती है। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई लोकतांत्रिक देश है और उसके अलावा कोई निरंकुश देश है, इन दोनों की विदेश नीति में बहुत अंतर होगा। अब लोकतांत्रिक जो देश है वो उसी तरह से सोचेगा और जो निरंकुश है, तानाशाह है, उसकी विदेश नीति अलग होगी। इसी प्रकार एक पिछड़े हुए देश की विदेश नीति और एक डेवलप्ड देश की विदेश नीति में भी क्या होगा? अंतर होगा। अब जो पिछड़ा देश होगा वो अपनी विदेश नीति जब बनाएगा तो उसमें उसके आर्थिक विकास की होगी और अन्य देशों से सहायता की आशा भी वो देशों से रखेगा। तो ऐसे में विदेश नीति पिछड़ा हुआ देश अपने हिसाब से तय करेगा और जो विकसित देश है वो अपने हिसाब से तय करेगा। भारत ने विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, गुटनिरपेक्षता, मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर अपनी विदेश नीति निर्धारित की। इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में पुराने समीकरण टूटते हैं और नए समीकरण बनते हैं तथा राजनीतिक गठबंधन टूटते बनते रहते हैं, यही हाल क्या होता है विश्व की राजनीति में भी है। इसमें भी जो देशों के संबंध होते हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। कभी अच्छे होते हैं, कभी खराब होते हैं और कभी कभी तो क्या होता है कि ये संबंध पूरी तरीके से टूट भी जाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनमें कभी शांति की अपील होती है तो कभी कभी दोनों देशों के बीच संबंध एकदम टूट भी जाते हैं। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान उसका पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बीच में संबंध भारत और पाकिस्तान के क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। परंतु प्रत्येक देश की विदेश नीति के कुछ आधारभूत सिद्धांत या तत्व भी होते हैं जिनमें आसानी से बदलाव नहीं होता, वे स्थायी रूप से बने होते हैं। जो हर देश की विदेश नीति के सिद्धांत होते हैं उनमें चेंज नहीं आता है। अब भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, भारत की विदेश नीति के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या हैं? मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो पहला सिद्धांत तो क्या है? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता क्या है ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता दिया, फिर एक बार मैं बता देती हूँ। गुटनिरपेक्षता, जिसको नॉन अलाइनमेंट भी कहते हैं, गुटनिरपेक्षता क्या था? शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो गुटों में बढ़ती जा रही थी तो भारत ने न अमेरिका के गुट में जाना पसंद किया न सोवियत संघ के, भारत एक अलग गुट में रहा। इसी को क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो भारत हमेशा चाहता है कि विश्व में सभी राष्ट्रों का अस्तित्व बने, सारे राष्ट्र शांतिपूर्वक रहें। ये भारत की हमेशा से सोच रही है। अगला है पंचशील। पंचशील सिद्धांत की घोषणा 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के समझौते में की गई थी। ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाओ एन लाई के बीच हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत थे।
पहला सिद्धांत था इसमें एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना। ये प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता क्या है ये मैंने पहले बता रखा आपको। एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना, यानी एक दूसरे के सीमा में आक्रमण न करना। अगला है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प भी लिया था, यानी कोई देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। इसके अलावा लास्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये पहले भी आ चुका है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व क्या है, ये पंचशील के सिद्धांतों में भी रखा गया है। तो पंचशील के 5 सिद्धांत थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 सिद्धांत थे। उसके बाद पंचशील का सिद्धांत 1954 में हुआ। देखिए आश्चर्य की बात है, इसमें इतने सारे सिद्धांत थे कि कोई किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। और 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। अगला है भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं उसमें चौथा सिद्धांत है साम्राज्यवाद का विरोध। तो भारत हमेशा से साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है, क्योंकि भारत खुद भी साम्राज्यवाद का क्या रहा है, शिकार रहा है। इसलिए भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है। तो साम्राज्यवाद का अगर मैं थोड़ा सा अर्थ आपको बताऊं तो साम्राज्यवाद का अर्थ है एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेना या अपने साम्राज्य को बढ़ाने की या विस्तार करने की जो नीति है उसी को क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। अगला है उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी राष्ट्र को गुलाम बनाकर उसके संसाधनों का उपयोग करना या उस देश का शोषण करना। इसमें एक आर्थिक उपनिवेशवाद आजकल चल रहा है, ये अलग चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको यही बताती हूँ कि भारत की जो कूटनिरपेक्षता की नीति है, जो विदेश नीति के जो सिद्धांत है, उसमें साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध और संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका हमेशा सपोर्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो विश्व में शांति के लिए हुई थी। अगला है बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति। भारत चाहता है कि विदेशों से उसको सहायता मिले, लेकिन उसके बदले में कोई भी शर्त को स्वीकार करना भारत को मंजूर नहीं है। अगला है क्षेत्रीय सहयोग, रीजनल कोऑपरेशन। तो भारत चाहता है कि जो क्षेत्रीय हर देश का सहयोग उसको मिलता रहे, लेकिन भारत ने कभी भी महाशक्ति बनने का प्रयास नहीं किया। तो भारत चाहता है कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन पर वह दादागिरी न चलाए, हर देश का अस्तित्व बना रहे। अगला है निःशस्त्रीकरण, यानी शस्त्रों का विश्व शांति के लिए कितना नुकसानदेह, जो अस्त्र शस्त्र हैं वो विश्व शांति के लिए कितना घातक है, इसको भारत अच्छी तरह से जानता है। इसलिए भारत ने हमेशा शस्त्रीकरण का क्या किया है, विरोध किया है, यानी हथियारों का बनना कम से कम हो, उन पर रोक लगे, ये भारत चाहता है। अगला है विश्व शांति। भारत की जो नीति रही है, प्राचीन काल से ही भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। भारत की जो नीति रही है वो रही है वसुधैव कुटुम्बकम। भारत हमेशा पूरे विश्व में शांति चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नीति भारत की प्राचीन काल से ही रही है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि भारत के विदेश संबंध किसे कहते हैं, विदेश नीति जो है वो कैसे निर्धारित होती है, विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपके ज़रूर समझ में आएगा। अगली वीडियो तक थैंक यू।